ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, बने उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम। जी हम बात करें कि उत्तराखंड विधायक दल के नेता पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यशिश्रानंद और गणेश जोशी ने नए राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। देहरादून के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। इस बीच हल्की बारिश ने कार्यक्रम की तैयारियों में थोड़ी से बाधा उत्पन्न की। संवैधानिक बाध्यताओं के चलते पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया था। शपथ लेने के बाद बीजेपी विधायक धामी राज्य के सबसे युवा सीएम भी बन गए हैं। आपको बता दें इसके साथ ही 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। अहम बात यह है कि पिछले 4 महीनों में वे प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धामी घाटीमा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को 57 विधायकों ने धामी को अपने नेता चुनने का फैसला लिया। विधायक दल की बैठक नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई, जिसके बाद धामी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। स्वामी रामदेव की याचिका को डीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा रामदेव को किसी भी कीमत पर राहत ना दी जाए। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें रामदेव ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज कई एफआईआर के संबंध में कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। रामदेव की याचिका का विरोध करते हुए आईएमए ने कहा कि रामदेव ने एलोपैथिक का अपमान किया और लोगों को टीके और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने के लिए उकसाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रामदेव को कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथिक और डॉक्टरों के लिए कहा है उसे अदालत में दाखिल करें। दिल्ली के 15,000 डॉक्टरों के दल वाले आईएमए ने कोर्ट से कहा कि रामदेव ने एलोपैथी का अपमान करके और उसके खिलाफ लोगों के बीच गलत बयानबाजी कर अपनी कोरोनिल दवा को प्रमोट किया और इसे बेचकर पतंजलि ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इस दवा को चिकित्सा निकाय द्वारा मंजूरी भी नहीं दी गई थी। तो दोस्तों रामदेव के इस विवाद में आप क्या सोचते हैं, इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल भारतीय डॉक्टर को मिलना चाहिए भारत रत्न। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और खुद ठीक होते हुए भी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। डॉक्टरों के इसी बलिदान को याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि इस वर्ष भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने किसी एक डॉक्टर को ये अवार्ड देने की बात नहीं कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय डॉक्टर्स मतलब सभी डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक। जी आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत ट्वीट करके लिखा कि इस वर्ष भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक। शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वालों का ये सम्मान होगा। पूरा देश इसे देखकर खुश होगा। बता दें कि भारत रत्न अवार्ड देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि व्यक्ति विशेष को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले 1.5 साल से पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है और इस लड़ाई में कई स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये मांग की है। गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा संघ के आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में तकरीबन 748 डॉक्टरों की मौत हो गई थी। सबसे अधिक डॉक्टरों की जान बिहार में गई। यहाँ 115 डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर में जान चली गई, जबकि दिल्ली में 109 डॉक्टरों ने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में 89 डॉक्टर, पश्चिम बंगाल में 62 डॉक्टर, राजस्थान में 43 डॉक्टर, झारखंड में 39 डॉक्टर, आंध्र प्रदेश में 38 डॉक्टर कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवा बैठे हैं।
तो दोस्तों, डॉक्टरों के लिए अरविंद केजरीवाल का ये मांग कितना उचित है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में अभी भी बंद रहेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, बिना दर्शक खुलेंगे स्टेडियम। जी आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। दिल्ली में मॉल, जिम, बाजार समेत सारी चीजें कुछ पाबंदियों के साथ खोल दी गई हैं। दिल्ली अनलॉक प्रक्रिया के छठे चरण में है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग DDMA ने अपने एक नए आदेश में कहा है कि दिल्ली में अब भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के साथ साथ थिएटर, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक और राजनीतिक सभा, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा, मनोरंजन पार्क पूरे दिल्ली में बंद रहेंगे। और वहीं DDMA ने कहा है कि सोमवार 5 जुलाई से दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों को खोला जा सकेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवसेना के साथ गठबंधन पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हम दुश्मन थोड़े हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व CM भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने फिर से शिवसेना से गठबंधन के सवाल पर कहा है कि दोनों पार्टियों की कोई दुश्मनी नहीं है। रविवार को महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष फडणवीस से मुंबई में शिवसेना के साथ गठबंधन की संभावना को लेकर सवाल किया गया था और इस पर फडणवीस ने कहा कि देखिए, राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता है। शिवसेना के साथ कुछ मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से 2 दिनी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले पत्रकारों से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना ने हमारे साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि भविष्य में शिवसेना से गठबंधन पर स्थिति के हिसाब से सही फैसला लिया जाएगा। फडणवीस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों की जांच कर रही है और उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। ऐसे में इसे राजनीतिक नजर से देखना गलत है। तो दोस्तों, आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन सकता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के लिए शुरू की पौधे लगाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिन में 25 करोड़ सैंपल लगाने की पहल करते हुए पौधरोपण कार्यक्रम शुरू किया। वृक्षारोपण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए राज्य प्रशासन ने जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वन महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी सिमरधा डैम पर स्मृति वाटिका की स्थापना किया। इसके तहत वे वहां पर बहुपयोगी पौधे, पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर पौधे लगाए। इनकी कुल संख्या करीब 5000 है। स्मृति वाटिका झांसी से करीब 8 किलोमीटर दूर झांसी ग्वालियर मार्ग पर पहुंच नदी के किनारे बने सिमरधा बंधे के पहुंच मार्ग पर है और इसके एक ओर बहुज नदी का विशाल जल भराव वाला क्षेत्र है तो दूसरी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद की विशाल प्रतिमा। इसके नाते यहाँ का दृश्य बेहद खूबसूरत है। स्मृति वाटिका इसे और मनोरम बनाएंगी। मुख्यमंत्री की मंशा पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने की है। इसी बाबत इच्छुक लोगों को उनके कृषि जलवायु की अनुकूलता के अनुसार उनकी पसंद की प्रजातियों के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं और हर जिले के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। अब तक लोग 17 करोड़ से अधिक पौधे ले जा चुके हैं। लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं, इसके लिए सरकार ने पौधे लगाओ इनाम पाओ के साथ से एक प्रतियोगिता भी शुरू की है। इसके तहत पौधे लगाओ की फोटो वन विभाग के वेबसाइट पर लोड करनी होगी। पौधारोपण वाली खास प्रविष्टियों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। योगी सरकार के कार्यकाल में वन महोत्सव के दौरान अब तक अलग अलग प्रजातियों के 60 करोड़ 24,46,551 पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण दिवस और ऐसे ही अन्य अवसरों पर लगने वाले पौधों की संख्या इसके अतिरिक्त है। इस समय इस साल मिशन 30 करोड़ के इन पौधों की संख्या को जोड़ दें तो ये संख्या 100 करोड़ के करीब होगी।
1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। जी हां, आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद देश भर के 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगले 2 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं और इन घोषणा में कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते से लेकर अरियर तक की जानकारी शामिल है। उन 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है और करीब 1.5 साल से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगी हुई है, जिसे लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित भाषण में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत को रिस्टोर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें इसका भुगतान मिलने लगेगा। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और वहीं 26 जून को कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की अहम बैठक के बाद संकेत मिलने लगे कि सरकार सितंबर 2021 में कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी। आमिर खान की तलाक पर बोले राम गोपाल वर्मा, कहा शादियां मूर्खता से होती हैं, तलाक को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों ट्रोल हो रहे हैं। आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 साल बाद एक दूसरे से तलाक लिया है। आमिर और किरण को ट्रोल होता देख अब उनके सपोर्ट में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आजीवी आए हैं। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आमिर खान और किरण राव का बचाव किया है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि तलाक को शादी से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि शादियां अज्ञानता और मूर्खता से होती हैं और तलाक ज्ञान के बाद होता है। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर कहा कि अगर आमिर खान और किरण राव को एक दूसरे को तलाक देने में कोई समस्या नहीं है तो फिर आपको क्यों है? क्या पूरी दुनिया में किसी और के पास होना चाहिए? ट्रोलर्स इन्हें मुख्यतापूर्ण तरीके से पर्सनली बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, जबकि आमिर और किरण प्रोफेशनल हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को फीस में कटौती करने का आदेश। जी हम बात करें कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर सामने आई है। जी हां, दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में लिए गए फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले को आसान शब्दों में समझें तो अगर आपके महीने की फीस 3000 रुपए रही है तो स्कूल उसमें 15% की कटौती करने के बाद आपसे केवल 2500 रुपए ही ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने पेरेंट्स से इससे ज्यादा फीस ली है तो वो फीस उन्हें लौटानी होगी, नहीं तो आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, क्या दिल्ली सरकार के जैसा फैसला और भी राज्यों को लेना चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 46,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 240 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 69,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते हैं देश और मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि कुछ दिन की सुस्ती के बाद 8 जुलाई से उत्तर भारत के इलाकों में फिर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय नजर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है और इन इलाकों को 7 जुलाई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में इस दौरान बरसात हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान को अभी दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है। IMD ने जुलाई के लिए मौसम के पूर्वानुमान में इस महीने झमाझम बरसात की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भाग, मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य और उससे कम बारिश हो सकती है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।